प्यारे बच्चों, इस सिंपल पेंडुलम को ज़रा आप चेक करें और इसके नीचे पड़े हुए इस मास स्प्रिंग सिस्टम को ज़रा देखिएगा। इनकी ओसिलेशंस आपको परफेक्टली फ्री ओसिलेशन नज़र आ रही हैं। अब ये फ्री ओसिलेशन क्या है? जी हाँ, अभी तक जितनी भी ओसिलेशन आपने पढ़ी हैं वो एक आइडियल कंडीशन के अंदर आप स्टडी कर रहे थे और उनको हम फ्री ओसिलेशंस का नाम देते थे। फ्री ओसिलेशंस में ये होता है कि आप एक दफ़ा ही सिर्फ पुश करते हैं या पेंडुलम को एक जगह अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे ले जाके छोड़ देते हैं और उसके बाद वो खुद ब खुद अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बार बार ओसिलेशंस करता रहता है। और इसी तरह से मास स्प्रिंग सिस्टम में भी होता है कि आप उसको एक दफ़ा खींच के अपनी मीन से एक्सट्रीम पे ले जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं और वो भी अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही अपनी ओसिलेशंस परफॉर्म करता रहता है। इनको हम फ्री ओसिलेशन का नाम देते हैं। और ये जो फ्री ओसिलेशंस होती हैं ये आइडियल कंडीशंस के अंदर होती हैं। अब आइडियल कंडीशन के अंदर क्या, जिसमें कोई भी फ्रिक्शनल इफेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब क्या कि ना तो अगर आप पेंडुलम की बात कर रहे हैं तो ना तो उसके अंदर एयर फ्रिक्शन होता है, और इसी तरह अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन या मास स्प्रिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं और उसका मैच जो है वो किसी सरफेस के ऊपर पड़ा है तो उसका फ्रिक्शन जो होगा सरफेस का वो हम निगलेक्ट करते हैं या हम मानते हैं कि वो फ्रिक्शन लेस सरफेस होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में क्या होता है कि ना तो ये पेंडुलम जो आपको नज़र आ रहा है ये इस तरह से ओसिलेट नहीं करता रहता, बल्कि इसकी ओसिलेशंस जो होती हैं वो थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ज़ीरो पे आ जाती हैं। मतलब क्या कि इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और इस ओसिलेशन को हम फिर कहते हैं डैम्प्ड ओसिलेशन। डैम्प्ड ओसिलेशन में क्या होता है कि जो आपका एम्पलीट्यूड होता है पेंडुलम का वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है। अब इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। आई एम योर इंस्ट्रक्टर नवील अख्तर एंड यू आर वाचिंग द बेस एकेडमी। जी, तो हमने जैसे बात की थी, सबसे पहले हम फ्री ओसिलेशंस को डिस्कस करेंगे। उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन के अंदर है कि व्हेन अ बॉडी ओसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, जब भी कोई ओसिलेटर जो ओसिलेशंस परफॉर्म कर रहा होता है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ओसिलेट करेगा तो हम कहते हैं कि वो फ्री ओसिलेशन कर रहा है। उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है आप कौन सा ओसिलेटर ले रहे हैं। अगर मैं सिंपल पेंडुलम ले रहा हूं तो वो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो खैर हमारी अर्थ के लिए सेम रहता है, तो इसका मतलब लेंथ के अंदर अगर चेंज आएगा तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अंदर भी चेंज आएगा जिसके ऊपर वो ओसिलेट करेगा। और इसी तरह अगर हम मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में पढ़ा था 1/2 पाई m/k। तो उसके अंदर हमने देखा था कि मैस और जो k है यानी स्प्रिंग कांस्टेंट, इन दोनों फैक्टर मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर जो है वो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। तो इसमें कुछ और चीज़ें आती हैं जिसमें इसका आप ग्राफ देख रहे हैं तो इसको हम एनिमेशन के ज़रिए भी समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके एम्पलीट्यूड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका एम्पलीट्यूड वही सेम रहेगा जिस तरह हमने देखा था कि पेंडुलम आप फिर से देख रहे हैं। इस पेंडुलम में क्या हो रहा है कि जिस पहले एक्सट्रीम पे गया था उतने ही दोबारा उसी एक्सट्रीम पे जाएगा। इसकी जो ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम जो इसकी एम्पलीट्यूड है ये चेंज नहीं होगा, बल्कि क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। अब इससे क्या होगा, नेक्स्ट हम करेंगे इसका ग्राफ समझते हैं। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन है और ये अपर एक्सट्रीम और ये लोअर एक्सट्रीम। इसी हम क्या करते हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम को सिंपल पेंडुलम को दोबारा से लेते हैं और चेक करते हैं इसी ग्राफ को। ये आपको एक पेंडुलम नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी ओसिलेशन स्टार्ट करूंगा तो इसकी वजह से, इसकी ओसिलेशन की वजह से कुछ इस तरह का एक ग्राफ प्लॉट होगा। अब आप सारी ग्राफ की पीक्स को देखेंगे तो हर दफ़ा उतनी ही पीक आपको हासिल हो रही है, जिसका मतलब क्या कि इसका एम्पलीट्यूड क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आती है हमारे पास फोर्स ओसिलेशन। फोर्स ओसिलेशन क्या होती हैं, द ओसिलेशंस when a body oscillate under the action of external force is called force oscillation। यानी यहाँ पे अगर हमने oscillations करवानी है तो हमें बार बार फोर्स देना पड़ेगी, हमें बार बार एनर्जी देना पड़ेगी। अब जिस तरह हमने डैम्प्ड ओसिलेशन, मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि फ्रिक्शनल इफेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं, वो एनर्जी को क्या करेंगे, वो कम कर देते हैं, जिसके साथ वो क्या कर रहा होता है, सिंपल पेंडुलम ओसिलेशंस कर रहा होता है।
अब वो जो एनर्जी डिसिपेट होती है अगेंस्ट द फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, तो उसको हम क्या करेंगे, पीछे से हम पुश लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम क्या करते हैं, कंपनसेट कर देते हैं। जब वो एनर्जी कंपनसेट हो जाती है तो हमारा जो पेंडुलम है वो उसी तरह से ओसिलेशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है जिस तरह से वो फ्री ओसिलेशन में कर रहा था। लेकिन यहाँ पे फोर्स ओसिलेशन में क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार फोर्स लगाना पड़ेगी उस पेंडुलम के ऊपर। इसकी एग्जांपल में हमारे पास हैवी मशीनरी है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी हैवी मशीनरी जो लगी होती है, जब वो मशीन्स चलती हैं तो उनकी वजह से ज़मीन पे गड़गड़ाहट होती है और वो मशीन्स बताते खुद भी जो हैं वो वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रही होती हैं। तो उन वाइब्रेशंस को हम फोर्स ओसिलेशंस का नाम देते हैं या फोर्स वाइब्रेशंस कहेंगे। इसी तरह से आप किसी गाड़ी में या किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस अगर थोड़ी देर के लिए रुकती है लेकिन इसका इंजन चालू है और आपने उसकी खिड़की के साथ सर लगाया हुआ है तो आपको महसूस होगा कि जितनी देर इंजन चलता रहता है तो उसकी वजह से वाइब्रेशंस या ओसिलेशन आपको महसूस होंगी। उन ओसिलेशन को हम फोर्स ओसिलेशन का नाम देंगे। और वो इस तरह की कुछ और एग्जांपल हैं, वो आपकी बुक पे मेंशन्ड है। हम आगे अपने काम की तरफ चलते हैं। तो डैम्प्ड ओसिलेशन इसमें आते, जिस फोर्स ओसिलेशन में आगे डैम्प ओसिलेशंस आती हैं और उसके बाद रेजोनेंस आती है। आज हम इस लेक्चर के अंदर डैम्प्ड ओसिलेशन को डिटेल में देखेंगे। रेजोनेंस हम अगले लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस क्या होती है। तो डैम्प ओसिलेशन जो है वो क्या है कि द ओसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विद द टाइम। ठीक है जी, ये ऐसी ओसिलेशन होंगी जिसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड मतवातर क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इसके एम्पलीट्यूड, जहाँ पे हमने कहा था कि एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा फ्री ओसिलेशन में, लेकिन यहीं पे डैम्प ओसिलेशन में क्या होगा, एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज आएगा। पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, फिर ड्यू टू एयर फ्रिक्शन एनर्जी डिसिपेट होगी। एनर्जी डिसिपेट होने की वजह से क्या होगा कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता जाएगा। इसको समझने के लिए, इस ग्राफ को समझने के लिए हम अगेन एक वही एनिमेशन फिर से लेते हैं। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि अब यहाँ पे एयर फ्रिक्शन मौजूद है जो कि इस पेंडुलम की एनर्जी को डिसिपेट करेगा। ज़रा देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप गौर करें तो हर दफ़ा ग्राफ जो है वो उतनी स्पाइक नहीं बना रहा, बल्कि उसकी पीक जो है वो कम होती जा रही है और एक वक्त आ रहा है जहाँ पे वो जाके ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर फ्रिक्शन है वो क्या कर रहा है, वो उस पेंडुलम की एनर्जी को डिक्रीज़ कर रहा है, कम कर रहा है, जिसकी वजह से उस पेंडुलम का जो एम्पलीट्यूड है वो भी कम होता जा रहा है। अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। एप्लीकेशन करने से पहले हम इस ग्राफ के अंदर एक दो चीज़ें और हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे, ये जो हमारे पास ओसिलेशन आ रही है डैम्प्ड ओसिलेशन है, प्योरली डैम्प्ड ओसिलेशन हम इसको नाम देंगे। अगर तो हम कंसीडर करें कि हमारे पास एक पेंडुलम है या एक स्प्रिंग हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग कंसीडर करते हैं और उसके साथ मास m जो है वो अटैच है और ये इसकी कोई मीन पोजीशन है जिसको मैं O कह देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको पीछे की तरफ पुश करता हूँ और पुश करने के बाद इसको जब मैं छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, बड़ा तेज़ी के साथ अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा यहाँ पे, तो ये ग्राफ मुझे कुछ यूँ हासिल होगा ऐसे, और क्या होगा कि ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मास स्प्रिंग सिस्टम है वो मीन पोजीशन पे जाके ही रुक गया। तो हम ऐसी डैम्पिंग को बोलेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग। और अगर मैं मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एक ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू रखने वाला स्प्रिंग है, तो जब मैं इसको पीछे ले जाके छोड़ूंगा तो ये बड़े ही आराम के साथ अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, बल्कि हो सकता है ये आए ही ना। तो इसके लिए जब ग्राफ ड्रा करूँगा मैं, तो हो सकता है वो ग्राफ कुछ मुझे यूँ हासिल हो ऐसे, तो मैं इसको बोलूँगा हैवी डैम्प्ड। अब इसी को ज़हन में रखते हुए हम इसकी एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। इसकी एप्लीकेशन है जी कार सस्पेंशन सिस्टम। यहाँ पे मैंने टायर बनाए हैं, उसके 3 फेज़ हैं डिफरेंट, और उसके साथ अटैच है एक शॉक एब्जॉर्बर। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास जब भी कोई गाड़ी किसी बम्पी रोड से गुजरती है तो आपने महसूस किया होगा कि वहाँ पे जब बम्पी रोड से गुजरती है तो हमें जो शॉक्स महसूस होते हैं या हम जो ओसिलेट करते हैं उस सीट के ऊपर बैठे हुए, वो बड़े ही स्मूथली हम उसको फील करते हैं। अगर इसकी हम बात करें किसी ऐसी व्हीकल के साथ जिसके शॉक एब्जॉर्बर अच्छे नहीं हैं,
तो हमें अच्छा खासा महसूस होता है कि हम किसी बम्पी रोड से जा रहे हैं, यहाँ पे गड्ढे हैं जिसकी वजह से हम बार बार वहाँ पे ओसिलेट करते हैं। तो एक अच्छे शॉक एब्जॉर्बर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो शॉक एब्जॉर्बर है वो तो ना तो ज़्यादा क्रिटिकली डैम्प हो, ना हैवी डैम्प्ड हो, और ना ही उसमें ओसिलेशन ज़्यादा हों, बल्कि वो क्या करे, आपने कभी महसूस किया हो कि जब भी आप किसी बम्पी रोड से गुजर रहे होते हैं, जैसे ही कोई गड्ढा आता है तो आप यूँ नीचे की तरफ पहले होते हैं और उसके बाद आपकी सीट थोड़ा सा ऊपर जाके आप अपनी मीन पोजीशन पे वापस लौट आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अगर ये मैं बात कर रहा हूँ किसी अच्छे शॉक एब्जॉर्बर की, ये नहीं होता कि वो शॉक एब्जॉर्बर आपको बार बार अप एंड डाउन ओसिलेट करवाता रहे। बड़े स्मूथली वो क्या करेगा, पहले नीचे की तरफ जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा और फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। बहुत ही स्मूथली, आपको महसूस भी नहीं होगा कि यहाँ पे कोई गड्ढा था भी या नहीं। तो यहाँ पे इसके पीछे सारा मैकेनिज़्म क्या होता है उसको समझते हैं। तो फिर से अगेन ये मेरे पास टायर हैं और उसके साथ वही शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है जिसके अंदर ये स्प्रिंग होता है। और ये ग्राफ है, यहाँ पे देखें जैसे ही गड्ढा आता है तो ये स्प्रिंग के ऊपर वज़न पड़ता है जिसकी वजह से ये नीचे बैठ जाएगा। ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जैसे ही इसके ऊपर वेट पड़ेगा, ये नीचे की तरफ बैठेगा तो ये इतना कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने की वजह से आप देख रहे हैं कि अगर ये ग्राफ के ऊपर मैं देखूं तो ये इसकी मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम से ये लोअर एक्सट्रीम की तरफ आएगा और फिर से देखें ज़रा, फिर से ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ उठेगा, यानी ये क्रॉस करते हुए क्या करेगा, अपर एक्सट्रीम पे चला जाएगा कुछ यहाँ पे। पहले सीट डाउन गई, फिर ऊपर आई, अब आप देख रहे हैं कि वापस से क्या होगा, यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। मतलब क्या कि ये स्प्रिंग वापस अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। तो बड़ा ही स्मूथली जो है वो आपने उस शॉक एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है डैम्प्ड ओसिलेशन की, जिसको हम कार सस्पेंशन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ड्रिवन ओसिलेटर होता है। ड्रिवन ओसिलेटर क्या होता है कि मैंने जैसे यहाँ पे जब मैंने फोर्स ओसिलेशन का जिक्र किया था तो मैंने कहा था कि हमें फोर्स ओसिलेशन में क्या करना पड़ता है, हमें अगर तो अपने पेंडुलम को अंडर द एक्शन ऑफ या इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एयर फ्रिक्शन, अगर हमें उसको बार बार वाइब्रेट करवाते रहना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पीछे से कोई फोर्स देते रहें उस पेंडुलम को, कोई हम धक्का लगाते रहें। अब हमारा उसको फोर्स देना, हम उसको फोर्स दे रहे हैं, उस पेंडुलम को बार बार हम पुश कर रहे हैं, तो हम उस पेंडुलम के लिए ड्राइवर का काम कर रहे हैं। और वो जो फोर्स हम उसके ऊपर लगा रहे हैं उसको हम नाम देंगे ड्राइवर फोर्स। अब हमारे फोर्स लगाने की वजह से वो पेंडुलम बार बार ओसिलेशन कर रहा है, तो अब हम उसको बोलेंगे कि ये एक ड्रिवन ओसिलेटर है जिसको हम ड्राइव कर रहे हैं। हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बार बार फोर्स लगा के उसको ड्राइव करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास ड्रिवन ओसिलेटर होता है। इसको हम मज़ीद और ज़्यादा देखते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह ड्रिवन ओसिलेटर में एम्पलीट्यूड जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी अचीव हो जाती है और ड्रिवन ओसिलेटर की भी फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर होती हैं, तो किस तरह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करता है और रेजोनेंस का क्या मतलब होता है। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।